जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। और प्रत्येक एग्ज़ाम में जो भी आप देंगे जिसमें सामान्य ज्ञान का पोर्शन रहता है आधुनिक भारत से, तो उस एग्ज़ाम में आपको एक दो प्रश्न यहाँ से देखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों आप अंत तक बने रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी और यहाँ से एक दो प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करता हूँ। महात्मा गांधी के बारे में डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, उनके जन्म से लेकर के बात करते हैं। हम लोग किसको देखने वाले हैं? महात्मा गांधी को आज इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। तो आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म होता है महात्मा गांधी का। और पोरबंदर के गुजरात, जो पोरबंदर जिला है गुजरात राज्य में, वहाँ पर उनका जन्म होता है। महात्मा गांधी का नाम महात्मा गांधी बचपन में नहीं था, मोहनदास उनका नाम था। उनके पिताजी का नाम करमचंद था, तो उनके पूरा नाम जो होता है तो मोहनदास करमचंद गांधी हम कहते थे। 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी जो उनकी वाइफ थी, उनसे उनका विवाह होता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 1888 में, ठीक है, 69 के बाद 1888 लगभग 19 साल की उम्र में वो इंग्लैंड चले जाते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, वकील बनने के लिए वो इंग्लैंड चले जाते हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं, आज के इस वीडियो में हम लोग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही देख रहे हैं। गांधी जी के बारे में तो बताने के लिए बहुत कुछ है जो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है, जो एग्जाम में आया हुआ है या आ सकता है उसके परिप्रेक्ष्य में आज का वीडियो है, ठीक है। तो 1888 में वो पहली बार इंग्लैंड जाते हैं। किस लिए जाते हैं? बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, वकील की पढ़ाई करने के लिए, और 3 साल वहाँ रह करके पढ़ाई करते हैं। और 1891 में क्या होता है, वो वापस कहाँ पहुँचते हैं? मुंबई में पहुँचते हैं। अब मुंबई में क्या होता है कि जो वकालत की पढ़ाई करके आए रहते हैं तो उसके लिए वो वहाँ प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं। मम्मी बाई करके एक पहला महिला का वो केस लड़ते हैं महात्मा गांधी मुंबई में, और वहाँ पे वो केस हार जाते हैं। केस क्या होता है? हार जाते हैं। उसके बाद उनको एक अब्दुल्ला व्यापारी मिलता है जो गुजरात का ही व्यापारी रहता है, और उसके 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में वो कहाँ चले जाते हैं? 1893 में कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। उनके पास 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, अब्दुल्ला व्यापारी रहता है उसका। वो केस लड़ने के लिए कहाँ जाते हैं? अफ्रीका चले जाते हैं। महात्मा गांधी की बात हो रही है। अफ्रीका में एक कांड होता है मोरिट्सबर्ग। ये क्या है? ये रेलवे स्टेशन का नाम है जहाँ उनके पास 1 लाख का टिकट था और वो ट्रेन में बैठ के जा रहे थे। अश्वेत होने के कारण उनके पास रंग का जो भेदभाव हुआ था, तो उनको टिकट होने के बावजूद भी, आप लोगों ने सुना होगा, ये घटना को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। और इस घटना का उनके जीवन में काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। और उनको ये मालूम चलता है कि अफ्रीका में जो भारतीय हैं या जो अलग व्यक्ति है रंग के हिसाब से, काफ़ी भेदभाव यहाँ पे हो रहा है। तो उन्होंने निश्चय कर लिए थे, 1 साल के लिए गए थे, लेकिन वो निश्चय कर लेते हैं कि अब वहाँ पर वो रहेंगे और इसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएंगे और लड़ाई करेंगे। तो लगभग वो 1914 तक वो अफ्रीका में रह जाते हैं, ठीक है। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की वो स्थापना करते हैं। नटाल वहाँ प्रांत है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1894 का ईयर, नटाल इंडियन कांग्रेस की वो स्थापना करते हैं। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। स्थापना कहाँ पे करते हैं? साउथ अफ्रीका में करते हैं। इसके बाद बीच में एक बार भारत भी आए रहते हैं, ठीक है। तो 1901 में वो कलकत्ता आते हैं, और यहाँ कलकत्ता में राष्ट्रीय जो कांग्रेस होती है वहाँ पे अधिवेशन चल रहा होता है। तो 1901 में जो अधिवेशन चल रहा होता है तो इसको वो अटेंड करते हैं। उसके बाद 1900 चले जाते हैं, साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। आगे देखते हैं, साउथ अफ्रीका में बहुत सारी घटना हुई थी। तो 1903, ये एक इम्पॉर्टेंट है, 1903 में वो एक पत्रिका निकालते हैं जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि इंडियन ओपिनियन किसकी रचना है, किसकी कविता है, पत्रिका है। तो इंडियन ओपिनियन किसकी है? गांधी जी की है। और साउथ अफ्रीका में रह करके उन्होंने इस पत्रिका वहाँ से निकाली थी। 1904 में वहाँ पर डरबन में, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका के डरबन में। ये डरबन जगह आपको याद होगा, 2007 का जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो इसी जगह पर यहाँ पे स्टेडियम है डरबन में, और युवराज सिंह यहाँ पर 6 छक्का मारे थे, ठीक है। तो फिनिक्स सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं 1904 में। ये इंपॉर्टेंट है। फिनिक्स सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? गांधी जी के द्वारा की जाती है। डरबन में की जाती है, साउथ अफ्रीका में। अब सत्याग्रह आश्रम में क्या करते थे? सत्याग्रह आश्रम में जो आश्रम था यहाँ पर व्यक्तियों को ट्रेनिंग दे रहे थे सत्याग्रह के लिए, ठीक है, कि आपके ऊपर अगर कितने भी अत्याचार हो लेकिन आपको वहाँ पे हथियार नहीं उठाना है, या लड़ाई झगड़ा हिंसा प्रवृत्ति नहीं करना है, ठीक है। तो यही था सत्याग्रह उनका, और डरबन में फिनिक्स आश्रम की वो स्थापना करते हैं। उसके बाद 1906 में वो पहला अपने सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं, और साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल में एक परवाना कानून था, परवाना कानून, इसके खिलाफ पहली बार गांधी जी क्या करते हैं? अपने सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। और इस कानून को रद्द करवाने में गांधी जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। जो व्यक्ति मेरा वीडियो देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं,
तो कमेंट जरूर करके बताएं कि परवाना कानून क्या था। ठीक है, इसको आप लोग सर्च करिए, उसके बारे में आप लोग कमेंट जरूर करिए कि परवाना कानून क्या था। आगे बात करें तो दोस्तों 1909 में क्या हुआ, वो इंग्लैंड से कहाँ चले गए थे, इंग्लैंड से जब वो साउथ अफ्रीका आ रहे थे, बीच में वो इंग्लैंड भी चले जा रहे थे और साउथ अफ्रीका में रहते, बीच में इंडिया भी आ रहे थे। गांधी की जो इमेज है गांधी जी की, वो हमारे मन में इस प्रकार से बनी हुई है कि गांधी जी एक बूढ़े से व्यक्ति हैं और लाठी लेकर के चलते हैं, वस्त्र वगैरह वो पहनते नहीं है ऊपर में। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं बता दूं कि 1869 में उनका जन्म हुआ था, इस समय पोरबंदर में। जब इस समय का कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई के लिए लंदन जा सकता है, जैसा कि आजकल भी पॉसिबल नहीं होता, जब हमारे पास पैसा है, रुपया है, हमारा भारत स्वतंत्र है, उस समय पढ़ाई करने के लिए लंदन जाते थे गांधी जी। कहने का मतलब ये काफ़ी संपन्न, धनी और अमीर परिवार में ये पैदा हुए थे और इनके पास सारी सुविधाएं थी। तो बात करता हूँ 1909 का। इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका गांधी जी आ रहे थे और जल जहाज में उन्होंने एक पत्रिका गुजराती में लिखी थी, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, यही पूछा गया। दो पत्रिका आप लोग को मालूम चल गई दोस्तों, इंडियन ओपिनियन और हिंद स्वराज। गुजराती में लिखी गई थी, पानी के जहाज में इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका गांधी जी आ रहे थे तो उन्होंने ये रचना लिख दी थी। 1910 में अफ्रीका में ही एक और आश्रम की स्थापना करते हैं, टॉल्स्टॉय फर्म। ठीक है, ये भी पूछा गया प्रश्न है कि टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की है, गांधी जी ने 1910 में। जोहान्सबर्ग, ये भी साउथ अफ्रीका की एक जगह है। और केलमन बेक, ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी भूमि दान कर दी थी गांधी जी को, किसके लिए, यह आश्रम बनाने के लिए, टॉल्स्टॉय आश्रम बनाने के लिए। तो 1910 में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, लगभग 20 साल तक गांधी जी अफ्रीका में रहे हैं, उनसे संबंधित है। अब दोस्तों लोगों को पता होगा कि 1914 में क्या स्टार्ट हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय गांधी जी जो थे वो इंग्लैंड चले गए थे और इंग्लैंड में जो वहाँ भारतीय रहते थे उन लोग को मिला करके एक एम्बुलेंस कोर की स्थापना की थी उन्होंने। किसकी स्थापना की थी, एम्बुलेंस कोर की। और इस एम्बुलेंस कोर का काम क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में जो भी ब्रिटिश सैनिक होते थे और वो घायल हो जाते थे लड़ाई करते करते, तो युद्ध भूमि के मैदान से उनको घायल सैनिकों को निकालकर अस्पताल में पहुंचाने का काम कौन करते थे, गांधी जी करते थे। ठीक है, वहाँ पे टोलियाँ बना करके एम्बुलेंस कोर नामक एक संस्था बना करके वो ये काम करते थे। और उस समय तक गांधी जी थे वो अंग्रेजों के विरोधी नहीं थे, अंग्रेजों के साथ में ही थे और उनसे अपना काम करवा लेते थे। तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि उनको दे दी गई। किसको, गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई 1915 में। किस काम के लिए दी गई, एम्बुलेंस कोर के, जो उन्होंने काम किया था वहाँ पे इंग्लैंड में, इसके लिए उनको कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। बहुत लोग को पता है कि कैसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी को दी तो गई थी, लेकिन किस लिए, इसलिए ये सब काम के लिए नहीं दी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि 9 जनवरी 1915 इस दिन भारत में आज भी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन जो थे भारत आ गए थे गांधी जी। ठीक है, अफ्रीका छोड़ करके कहाँ आ गए थे, भारत आ गए थे, परमानेंट आ गए थे और अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। इनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने गांधी जी को कहा था कि आप 1 वर्ष के लिए भारत का भ्रमण कीजिए और भारत की स्थिति, राजनीतिक जो भी चीज़ें हैं, गरीबी, सभी को देखिए और इसके बारे में विचार कीजिए। तो गांधी जी 1915 में आए थे और लगभग जो 16 का पूरा वर्ष था, यह क्या हुआ था, पूरे भारत का वो भ्रमण कर रहे थे, चीज़ों को देख रहे थे। उसके बाद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1917 में। ठीक है, ये कहाँ की बात है, चंपारण आंदोलन करते हैं, ये बिहार की बात है। बिहार में चंपारण आंदोलन हुआ था और एक राजकुमार शुक्ल नामक एक ब्राह्मण थे, वो गांधी जी को बुलाने आए थे। 3/20 मतलब 3 कटिया पद्धति, भूमि के लगभग 3 जो भाग होता था उसमें नील की खेती की जाती थी और नील की जो खेती की जाती थी ये किसानों से अनुबंध होता था। जर्मनी में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, वहाँ पे नीले रंग खोज लिए गए थे, मतलब कि औद्योगिक रंग आ चुके थे, तो किसानों का ये बाजार में नहीं बिकता था और किसान इससे मुक्ति चाहते थे, इस खेती से मुक्ति चाहते थे। तो इसकी मुक्ति लेने के लिए भी जो अंग्रेज होते थे वो अलग से पैसा लेते थे या कुछ कर लगा के रखे हुए थे। तो इसके खिलाफ गांधी जी बिहार पहुंचते हैं और उनका पहला जो सफल आंदोलन भारत में होता है वो चंपारण आंदोलन, वो होता है 1917 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद में मजदूर मिल होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसका क्रम भी इस प्रकार है, 1918 पहले अहमदाबाद मजदूर मिल होता है, उसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है। इसके बारे में दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ 1918 के अहमदाबाद मजदूर मिल में, तो प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था, इस समय खत्म हो चुका था और प्लेग की जो बीमारी थी वो भी लगभग खत्म हो चुकी थी। तो प्लेग का जो बोनस मिलता था कर्मचारियों को
वो मजदूर जो मिल थी वो देना बंद कर रही थी। तो इसके खिलाफ इन लोगों ने आंदोलन किया था कि अब काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और प्लेग का जो बोनस भी आप लोग बंद कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो पेमेंट कटौती हो जाएगी इन लोग की। तो यहाँ पर भी गांधी जी ने आंदोलन करवाया बोनस के लिए, ठीक है। तो भूख हड़ताल यहाँ पर गांधी जी ने पहली बार की थी, ठीक है। तो भूख हड़ताल के नाम पे अहमदाबाद आप लोग याद रखेंगे। और 1918 में यहाँ पे अकाल पड़ गया था यहाँ पे खेड़ा में, तो यहाँ पे गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन चलाया था और ये भी सफल हो गए। तो गांधी जी के 17, 18 और 18 में ही लगभग जो 3 आंदोलन थे वो पूर्ण रूप से सफल हो गए थे। और गांधी जी क्या थे, भारत में आए हुए थे तो उनका यहाँ पे अलग इमेज बनना स्टार्ट हो गई थी। आगे देखते हैं 1919 में ही गुजराती और हिंदी में इन्होंने एक और पत्रिका निकाली, इसका नाम था नवजीवन। तो आप लोग कौन कौन सी पत्रिका मिल चुकी है, इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज और नवजीवन। साथ में एक और पत्रिका है यंग इंडिया, ये वीकली पत्रिका थी, साप्ताहिक निकलती थी और केवल इंग्लिश में गांधी जी के द्वारा इसका प्रकाशन वगैरह जो भी चीजें की जाती थी। 4 पत्रिका हो गई, कौन सी, इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, नवजीवन और यंग इंडिया। इनको आप लोग को याद रखना है। इसके बाद भारत में एक और घटना घट जाती, बहुत ही अप्रिय घटना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है और उसके विरोध में जब गांधी जी लोगों ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी, तहकीकात कमेटी, उसका प्रस्ताव अंग्रेजों को दिया गया था, अंग्रेजों ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था। तो उसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था और साथ में खिलाफत आंदोलन भी इनके द्वारा ही चलाया गया था। इसका डेट याद रखेंगे, 1920 से लेकर के 22 तक यहाँ आंदोलन चला था। इस आंदोलन में गांधी जी ने जो कैसर हिंद की जो उपाधि मिली थी उसको त्याग करके यहाँ पर शुरुआत कर दी थी असहयोग आंदोलन की। यह आंदोलन बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा था, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था और यह आंदोलन इस प्रकार से चरम सीमा पर अपने चुका था कि ऐसा मानो भारत आज़ाद हो जाएगा, इस प्रकार की कंडीशन देश में बन चुकी थी। लेकिन एक अप्रिय घटना घट जाती है 1922 में, चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड में क्या होता है दोस्तों कि एक पुलिस स्टेशन में लगभग जो भीड़ रहती है वो पुलिस वालों को जला देती है। वहाँ पर लगभग 20 से 22 लोग की वहाँ मृत्यु हो जाती है। हालांकि पहले पुलिस वालों की तरफ से वहाँ पे गोलियां चलाई गई थी जिससे भीड़ भड़क गई थी, बहुत ही ज़्यादा उनके पास संयम नहीं था। तो तुरंत ही गांधी जी ने चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग जो आंदोलन था उसको रोक दिया। और ये जो निर्णय था गांधी जी का, इसको सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय विपत्ति नाम दिया कि ये राष्ट्रीय विपत्ति है। और साथ ही में बहुत सारे जो नेता थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो ये लोग जेल में बंद थे। जेल में बंद होने के बावजूद उन्होंने गांधी जी के इस निर्णय के विरुद्ध पत्र लिखे थे, ठीक है। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखा था कि निर्णय क्या है, गलत है। गांधी जी ने भी उस पत्र का रिप्लाई कर दिया था कि जेल में बंद कैदी नागरिक दृष्टि से मृत होते हैं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो जेल में बंद थे और गांधी जी के इस फैसले का विरोध कर रहे थे, उनको गांधी जी ने भी जवाब दे दिया था कि आप ऑलरेडी कैदी हैं और जेल में बंद है तो आप नागरिक दृष्टि से मृत हैं। तो यह आंदोलन खत्म हो जाता है 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। 1925 में एक और वो किताब लिखते हैं जो उनकी आत्मकथा थी, ठीक है। इंग्लिश में लिखते हैं ये स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसका 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों 1925, एक तो 1924 में यहाँ पर एक अधिवेशन भी होता है, उसको भी इंपॉर्टेंट है, बेलगाम अधिवेशन, ठीक है। कौन सा अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन। ये INC कांग्रेस का अधिवेशन था जहाँ पे महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, बेलगाम अधिवेशन 1924 का। बेलगाम कहाँ है, बेलगाम है कर्नाटक में, ठीक है। ये मिस हो गया था, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगला मैं बात करता हूं दोस्तों कि 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अब इस समय थे वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन थे और उन्होंने, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली पहले गांधी जी की कुछ मांगे थी और उस मांगों को इरविन नहीं मान रहा था, तो इसके लिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया था और दांडी मार्च निकाला था। 5 अप्रैल को पहली दांडी पहुंच गए थे, लेकिन 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दांडी मार्च कब निकाला था, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल को दांडी पहुंच नमक कानून को तोड़ा था। उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था मई 1930 को और पूना के यरवदा जेल में रखा गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है, पूना के यरवदा जेल में रखा गया था। और 5 मार्च 1930 को दिल्ली पैक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पैक्ट मतलब किसके साथ में होता है, गांधी जी, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के साथ ये पैक्ट होता है। कौन सा पैक्ट होता है, 1931 में दिल्ली का पैक्ट होता है। इसमें क्या होता है
कि जो इरविन कहता है कि मैं गांधी जी की सभी बातें मान लूंगा और गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में या कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेना पड़ेगा। तो 3 गोलमेज सम्मेलन दोस्तों हुए थे 1930 में और 31 में और 32 में। इनमें से जो 31 वाला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वहाँ पर गांधी जी सम्मिलित हुए थे और यहाँ से इंग्लैंड गए थे। गांधी जी कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। SS राजपुताना ये है जहाज का नाम, जिस जहाज में बैठकर गांधी जी इंग्लैंड गए थे। अब वहाँ जब इंग्लैंड में पहुँचते हैं तो इंग्लैंड की जब गलियों में चलते हैं तो पूरी जनता बाहर से झांकने लगती है। बहुत ही भव्य वहाँ पे माहौल हो जाता है और जनता देखती है कि एक वृद्ध व्यक्ति के सामने जो डंडी लेकर के चलता है उसके सामने कैसे जो ब्रिटिश सरकार थी वो पूरी झुक गई थी। उनको मनाने के लिए उन्होंने पैक्ट करना पड़ा, दिल्ली पैक्ट करना पड़ा और ये जो सम्मेलन था वो भी सांप्रदायिक कारणों से विफल हो जाता है। गांधी जी का इंग्लैंड जाना यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो व्यर्थ हो जाता है। अगला बात करता हूँ, वापस आने के बाद वो द्वितीय सविना अवज्ञा आंदोलन फिर से स्टार्ट करने की फिराक में रहते हैं गांधी जी, लेकिन उनको फिर से जेल में कैद कर देता है और पूना के यरवदा जेल में रखा जाता है। और वहाँ पर जो इसके बाद सांप्रदायिक पंचायत आता है, कम्युनल अवार्ड जिसे कहते हैं, तो उसमें दलितों को अलग से वहाँ पे निर्वाचित कर दिया जाता है कि मतलब उन्हीं के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाती है। तो 1932 में पूना पैक्ट होता है। किससे किसके बीच होता है? गांधी और अंबेडकर जी के बीच में होता है। तो उनको बाद गांधी जी को उसके बाद मालूम चलता है कि यहाँ पे स्थिति जो निम्न वर्ग है उनकी ठीक नहीं है। तो वो 1932 में एक हरिजन संघ का स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? हरिजन संघ की। और संघ होता है, घनश्याम दास बिरला जी इसके अध्यक्ष होते हैं। और बाद में जो अपना साबरमती आश्रम है उसको भी गांधी जी इसको हरिजन संघ को वो लोग दान कर देते हैं। ठीक है, साबरमती आश्रम को भी हरिजन संघ को दान कर देते हैं। 1934 में गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की जाती है। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की जाती है। और 1933 में गांधी जी फिर से एक पत्रिका निकालते हैं जिसका नाम रहता है हरिजन पत्रिका। ये साप्ताहिक पत्रिका होती है, हर हफ्ते में निकलती थी। तो हम लोग 1932 तक दोस्तों पहुंच चुके हैं। आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहुंच चुके हैं, हो चुका है। गांधी अंबेडकर पैक्ट कब हुआ था? ये 1932 में हुआ था। 3 पैक्ट हैं दोस्तों। पहला पूना पैक्ट याद रखेंगे। पूना पैक्ट किससे किसके बीच है? गांधी और अंबेडकर के बीच है। ठीक है। दिल्ली पैक्ट किसके किसके बीच है? गांधी और इरविन के बीच है। और एक 1916 में लखनऊ पैक्ट भी होता है जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य होता है। ठीक है, लखनऊ पैक्ट वो 1916 का है, वो गांधी जी संबंधित नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 1940 की। 1940 में जो इम्पोर्टेंट है वो है व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी, इसके पहले एक अगस्त प्रस्ताव आता है, 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव आता है। उसके विरोध में गांधी जी सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू करते हैं। और वो जो पहले व्यक्ति को सेलेक्ट करते हैं उनका नाम रहता है विनोबा भावे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का संबंध गांधी जी से है और विनोबा भावे दोनों से है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? महाराष्ट्र के पवनार से स्टार्ट होता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1942, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव है वो पारित किया जाता है। और अगले ही दिन ऑपरेशन 0 आवर के तहत ही आगा खां पैलेस में गांधी जी को पूना में कैद कर लिया जाता है। सभी जो कांग्रेस के बड़े नेता होते हैं वो सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नारा है। करो या मरो का नारा किसके दिया था? गांधी जी ने दिया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन है, सभी जो बड़े नेता रहते हैं वो जेल में चले जाते हैं। और इस आंदोलन के पहले गांधी जी ने कहा था कि अगर ये मेरा आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस पास नहीं करती है तो देश की इस बालू से, देश की मिट्टी से मैं कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी के सोचो दोस्तों, 42 साल इधर हो चुके हैं और लगभग 30 साल इधर हो चुके हैं। 70 साल की उम्र में गांधी जी के पास इतना जोश है कि वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस मेरा यह जो प्रस्ताव है वो पारित नहीं करती है तो मैं देश की मिट्टी से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन में खड़ा कर दूंगा या कांग्रेस से बड़ी संस्था में खड़ी कर दूंगा। उसका जो प्रस्ताव पारित हो जाता है और लगातार जो भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान छिड़ जाता है और बहुत सारे जगह दोस्तों समानांतर सरकारें भी बन जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन में से प्रावधान रहते हैं कि भारत को हम या डोमिनियन स्टेट बना देंगे, लेकिन कब बनाएंगे? संविधान सभा का निर्माण भी कर देंगे, लेकिन कब करेंगे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1939 से लेकर के 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चलते रहता है। तो जो क्रिप्स मिशन आया था गांधी जी का एक यह है कि इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा दिया था गांधी जी ने। ये इंपॉर्टेंट है, पोस्ट डेटेड चेक मतलब अग्रिम तिथि का चेक। मतलब ये जो है
ये चेक अभी किसी काम का नहीं, जो क्रिप्स मिशन बात हो रही है ये अभी किसी काम का नहीं। जो भी इसके प्रावधान थे सब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद थे। ये क्यों आया था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना चाह रहा था इंग्लैंड। इसके बाद लास्ट में देखिए 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसके खिलाफ थे गांधी जी। क्यों खिलाफ थे? क्योंकि जो स्वतंत्रता अधिनियम था यह भारत के विभाजन के ऊपर आधारित था और गांधी जी विभाजन के सख्त खिलाफ थे। गांधी जी ने कहा था अगर भारत में विभाजन होगा तो मेरी लाश से होकर के होगा या मेरी मौत के बाद होगा। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया था और गांधी जी बिल्कुल इसके खिलाफ थे। और अंतिम दौर की बात करूँ दोस्तों तो 30 जनवरी 1948 को ये अंतिम दिन था। गांधी जी का मृत्यु हो गई थी उनकी, उनको नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी गई थी और उनकी जो मृत्यु। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके बताइए। और ये सारी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हैं। और आने वाले वीडियो आपको किस महापुरुष के बारे में चाहिए, किसके बारे में आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, वो मेरे को आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।